हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं मनदीप गौतम टारगेट इंस्टीट्यूट कांजा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग आपके लिए 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके लिए किसी भी एग्जाम में बहुत बेनिफिट देने वाली है। ठीक है दोस्तों, जैसे रेलवे, ग्रुप डी, एनटी, पीसी, यूपी पुलिस, जेल वार्डर आदि एग्जाम के लिए का बेनिफिट रहने वाली है। दोस्तों, हम आपको ऑब्जेक्ट के साथ साथ डेस्क्रिप्टिव क्लास भी उपलब्ध कराएंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पॉलिटिकल साइंस, जैसे साइंस जो हमारे एग्जाम में रेलवे के एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, काफ़ी एग्जाम आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं साइंस के, और विद न्यूमेरिकल। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी देंगे। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करते हैं अपनी 5000 क्वेश्चन की सीरीज। यदि आप इसको कंटिन्यू देखते हो और 5000 क्वेश्चन तैयार करते हो तो दोस्तों आप किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। तो दोस्तों जुड़ रहे हमारे साथ। तो आज से स्टार्ट करते हैं हम अपनी 5000 क्वेश्चन की सीरीज। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है आज की सीरीज का, छोटा बालक तेमुजीन बड़ा होने पर क्या कहलाया। तो तेमुजीन कौन था, किसके बचपन का नाम तेमुजीन था। तो चंगेज खान के बचपन का नाम क्या था, तेमुजीन था। दोस्तों से हम बात करें तेमुजीन कहां से आया और किस तरह इसने आक्रमण किए। तो भारत का उत्तरी हिस्सा है जम्मू कश्मीर, इधर एक देश पड़ता है चीन और उसके ऊपर पड़ता है मंगोलिया। तो चंगेज खान का जन्म मंगोलिया में हुआ था और चंगेज खान ने गडरियों से एक सेना इकट्ठी की और आक्रमण करने प्रारंभ किए। चंगेज खान ने कुछ ही समय में चीन को रोन दिया और रोनता हुआ आगे बढ़ा, गजनी, पेशावर, गजनी को जीतता हुआ ख्वारिज वंश के शासक अलाउद्दीन महमूद को हराकर इसके पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत आ पहुंचा था। दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन बनता है कि क्या चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि चंगेज खान अलाउद्दीन महमूद के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत आ पहुंचा था। तो दोस्तों, चंगेज खान ने भारत पर कोई आक्रमण नहीं किया, क्योंकि इस टाइम पर इल्तुतमिश दिल्ली में शासन कर रहा था और इल्तुतमिश ने अपनी बुद्धिमानी से भारत को चंगेज खान के आक्रमण से बचा लिया था। दोस्तों, इल्तुतमिश ने चंगेज खान के आक्रमण भारत में नहीं होने दिए। तो याद रखना है कि किसका पीछा करते हुए चंगेज खान भारत सीमा में घुस गया था। तो अलाउद्दीन महमूद के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हम अपने 5000 क्वेश्चन सीरीज का, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशुचित्रण ने किया गया। दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि किस पशुचित्रण हुआ है। दोस्तों, हड़प्पा कालीन जो संस्कृति की मुद्राएं रही है उनमें एक त्रिमुखी योगी की प्रतिमा मिलती है। त्रिमुखी योगी की प्रतिमा मिलती है, 3 मुख वाले योगी की प्रतिमा मिलती है। हम बात करते हैं बाएं, तो बाएं 2 पशुचित्रण मिलता है, एक पशु है गैंडा और दूसरा पशु है भैंसा। दाएं एक पशु हाथी और दूसरा पशु बाघ है। जब नीचे की बात करते हैं तो इसके नीचे हिरण का चित्र मिलता है। दोस्तों, 5 पशु का चित्रण हुआ है, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, हिरण। तो किस पशु का नहीं हुआ, तो गाय का नहीं हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ दोस्तों इसका, गाय। तो आगे चलते दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गुलाम वंश का संस्थापक
था? तो गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। सभी को पता होगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद इसके विविध क्षेत्रों पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। और दोस्तों याद रखना आप लोगों को, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए लाहौर में घोड़े से गिरकर हो गए थे। अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। तो आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज कब स्थापित हुआ था? 1828 में दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। और कहां पर हुई थी? कोलकाता में। कोलकाता में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखना आप लोगों को, अकबर द्वितीय दी थी। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। इनका नाम आता है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। तो उन्होंने एक मिशन स्थापित किया था, राम कृष्ण मिशन। दोस्तों क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए कि राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, कब की और कहां पर हुई थी? तो राम कृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई। और कहां पर हुई? वेल्लूर। ये वेल्लूर कहां पर पड़ता है? कोलकाता के निकट। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। अपने गुरु के नाम पर की थी, दयानंद सरस्वती। दोस्तों इनसे भी क्वेश्चन आता है कई बार हमारे एग्जाम में, दयानंद सरस्वती को लेकर। दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना की। और कहां पर की? बॉम्बे में। दोस्तों कहां पर हुई? बॉम्बे में हुई 1875 में। तो याद रखना आप लोगों को, राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की, स्वामी विवेकानंद ने किसकी की, और दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करना। तो आगे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो देखते हैं दोस्तों कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ? 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई। और गांधी ने एक प्रसिद्ध नारा दिया, करो या मरो। गांधी का प्रश्न नारा था, करो या मरो। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। कई बार आ सकता है एग्जाम में कि अगस्त क्रांति किसे कहा जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका आंसर तो पता होगा, 1942 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। तो कौन तैयार करता है राष्ट्रपति का अभिभाषण? तो देखते हैं दोस्तों, अभिभाषण कब राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है? पहले क्वेश्चन ये आता है
कि अभिभाषण राष्ट्रपति द्वारा कब दिया जाता है? तो नए वर्ष का प्रथम सत्र, नए वर्ष का प्रथम सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण से प्रारंभ होता है। तो राष्ट्रपति अभिभाषण कब करता है? संसद में जब नए वर्ष का नया सत्र प्रारंभ होता है तो राष्ट्रपति के भाषण से प्रारंभ होता है। दूसरा कब देता है? जब नई लोकसभा गठित होती है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चयन के बाद राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो तैयार कौन करता है राष्ट्रपति के भाषण? प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का भाषण तैयार करता है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। तो दोस्तों आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। समझ 7 है हमारा, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति है आर्टिकल 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है और राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ, और राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है आर्टिकल 60 में, आर्टिकल 60 में। तो यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित न हो तो तब राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा। वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। इसका आंसर क्या रहने वाला है? 4। तो कौन है भारत के मुख्य न्यायाधीश? सभी को पता होगा, 47वें न्यायाधीश बने हैं 47 नंबर के S.A. बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। अब बात करते हैं हम लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती, प्रधानमंत्री की शपथ होती है। जो दिलाता है कौन? प्रधानमंत्री को। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करता है भारत का प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति को भी शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करता है, उपराष्ट्रपति भी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करता है। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष की शपथ नहीं होती, प्रधानमंत्री की होती है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की होती है शपथ, राष्ट्रपति दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश की शपथ होती है, कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बिड़ला, ओम प्रकाश बिड़ला। प्रधानमंत्री आपको पता ही होगा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। तो भारत के वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू और मुख्य न्यायाधीश है S.A. बोबड़े। तो समझा होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ याद नहीं है तो वो प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करते रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं और आगे भी आने की 99% संभावना होती है क्वेश्चन की। क्वेश्चन रिपीटेशन होते हैं हमारे प्रत्येक एग्जाम में। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो हमने कहां से लिए है? आयरलैंड से।
आयरलैंड से लिए है। यदि बात करते हैं मूलभूत अधिकार, तो मूलभूत अधिकार भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकार है और नागरिकता भाग 2 में है और मूल कर्तव्य भाग 4 के में। दोस्तों मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है, नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के में है। यदि बात करें मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए है, अमेरिका के संविधान से लिए है। नागरिकता हमने कहां से ली है, ब्रिटेन के संविधान से। नागरिकता हमारे द्वारा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और मूलभूत कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं। तो दोस्तों कहां से लिए और किस भाग में संविधान के, तो हमारा हो गया, नोट करना इनको। और क्वेश्चन नंबर हमारा 9 लेके चलते हैं हम, और 9 है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हमने विश्व के किस राष्ट्र से संविधान से मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है। तो हमने दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि मूल अधिकार कहां से लिए हमने, तो हमने मूल अधिकार लिए हैं अमेरिका से। कहां से लिए हमने मूल अधिकार, अमेरिका से लिए हैं। तो आगे चलते दोस्तों, याद रखना मूल अधिकार कहां से लिए हैं हमने, अमेरिका से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन 10 को लेकर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था। तो किस दल ने संविधान निर्माण में भाग नहीं लिया। दोस्तों आपको पता होगा कि संविधान निर्माण किसने किया, संविधान सभा ने। संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। और संविधान सभा में कांग्रेस ने भाग लिया, मुस्लिम लीग ने भाग लिया, साम्यवादी दल ने भाग लिया, लेकिन हिंदू महासभा ने भाग नहीं लिया था। यही कारण है कि हिंदू महासभा का संविधान निर्माण में कोई सहयोग नहीं रहा। तो पता होगा आप लोगों को कि कांग्रेस संविधान सभा में सबसे बड़ा दल था। कितनी सीटें थी संविधान सभा में, 208। यदि बात करते हैं मुस्लिम लीग की, तो ये भी याद रखिए आप लोगों को 73 सीटें मुस्लिम लीग की थी संविधान सभा में। कांग्रेस का दल था, 208 सीटें थी, मुस्लिम लीग 73 सीटें थी, दूसरा बड़ा दल था मुस्लिम लीग, और साम्यवादी दल भी संविधान सभा में शामिल हुआ था, और हिंदू महासभा संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। तो यही कारण है कि हिंदू महासभा ने संविधान निर्माण में कोई सहयोग नहीं किया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। तो पहले देखते हैं दोस्तों कि अभिकेंद्र बल होता क्या है, कहां पर कार्य करता है अभिकेंद्र बल। तो जब कोई वस्तु वर्तीय पथ पर गति करती है, जब कोई वस्तु वर्तीय पथ पर गति करती है, तो वर्त के केंद्र की ओर, वर्त के केंद्र की ओर वस्तु पर एक बल कार्य करता है, जिस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल वर्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। तो आप इसमें अभिकेंद्र बल F बराबर होता है mv²/r। दोस्तों आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, F बराबर mv²/r। उसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई बच्चा है, साइकिल चलाते हुए साइकिल को किसी मोड़ पर मोड़ता है, तो बच्चा क्या करता है, मोड़ पर अपने शरीर को मोड़ के केंद्र की ओर झुका लेता है। क्यों झुकाता है, क्योंकि उसको मुड़ने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। जैसे ही इसी को झुकाता है तो
अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है और साइकिल मुड़ जाती है। तो अभिकेंद्र बल किस दिशा में लगता है? केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, केंद्र की ओर लगता है। और ये क्या है हमारी रेडियस त्रिज्या, तो त्रिज्या के अनुदिश, वर्त के केंद्र की ओर और त्रिज्या के अनुदिश। तो आंसर क्या होगा इसका? केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? दोस्तों वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। वर्तमान में 8 ग्रह है। तो सूर्य से ग्रहों का क्रम किस प्रकार है? सूर्य से ग्रहों क्रम, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध, इसके बाद शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी कौन से नंबर का ग्रह है? तो पहला बुध है, दूसरा शुक्र है और तीसरा क्या है? पृथ्वी। उसके बाद पृथ्वी के बाद क्या आता है? मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद शनि, अरुण और वरुण। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, एक ग्रह था प्लूटो, लेकिन अब प्लूटो ग्रह नहीं रहा है, अब ग्रह है 8 ग्रह। तो ये है सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे अंतिम ग्रह, सबसे दूर ग्रह सूर्य से स्थित कौन सा है? वरुण। तो पहले 4 ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार पहले 4 ग्रह कहलाते हैं पार्थिव ग्रह, जिनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, जिनको हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। और लास्ट के 4 ग्रह बाह्य ग्रह या बृहस्पतिय ग्रह कहे जाते हैं। पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह और बाद के 4 ग्रह बाह्य या बृहस्पतिय ग्रह कहे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, बाद के 4 ग्रह बाह्य ग्रह या बृहस्पतिय ग्रह होते हैं। तो आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, लक्षद्वीप नामक द्वीप निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? जो लक्षद्वीप है जिसको एक नाम दिया जाता है परवाल द्वीप, भारत का परवाल द्वीप भी कहते हैं लक्षद्वीप को। तो कहां पर स्थित है? अरब सागर में, बंगाली खाड़ी में, हिंद महासागर में, या इनमें से कोई नहीं। लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। देखो ये भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। वह भूभाग जो जल से 3 ओर से घिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रायद्वीप। इधर अरब सागर है, तो भारत का ये तटीय क्षेत्र अरब सागर से लगा है। इधर बंगाल की खाड़ी है, तो भारत का ये क्षेत्र तटीय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। और नीचे क्या है? हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। दोस्तों अरब सागर में एक द्वीप स्थित है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं हम लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप स्थित है कहाँ पर? अरब सागर में। यदि बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी क्या है? कवारती।
अंडमान निकोबार कहाँ पर स्थित है? बंगाली खाड़ी में। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है? अरब सागर। जो हमारा लक्षद्वीप है ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप पर कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन एसएससी एलडीसी कि लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 द्वीप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 एक चलते हैं हम, और हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। दूसरा है K2 जो क्या बोलते हैं गोल्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं। तीसरा है कंचनजंगा और चौथा है लाहोत्से। पांचवा ऐसे मकालू है। तो ये चार विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर है। तो ये सभी हिमालय में स्थित है। ये सभी हिमालय के पर्वत शिखर है, अर्थात हिमालय विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, दूसरी K2, कंचनजंगा, लाहोसे और विश्व में भी सबसे ऊंची यही चार है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर पड़ती है? तो माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। बात करते हैं K2 तो पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अर्थात भारत का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने अधिग्रहण कर लिया है तो उसको बोलते हैं पीओके। क्षेत्र में पड़ती है K2। कंचनजंगा, कंचनजंगा पूर्णतः भारतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। कहाँ पड़ती है? नेपाल और भारत सीमा पर। वैसे भारत का राज्य कौन सा है? सिक्किम। लाहौल से नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित है। लाहौल से कहाँ पड़ती है? नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित है। ये विश्व के चार सर्वोच्च शिखर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, K2 पीओके में स्थित है, कंचनजंगा नेपाल और भारत में स्थित है, दोनों की सीमा पड़ती है, लाहौल से नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? नेपाल, क्योंकि नेपाल में विश्व का सर्वोच्च शिखर स्थित है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 हमारा सुनामी क्या है? तो सुनामी क्या होता है? ये समुद्र है और ये स्थल है, मतलब भूभाग। एक तरफ समुद्र है और एक तरफ स्थल है। तो जब समुद्र में भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंप उत्पन्न होता है तो भूकंपीय तरंगे समुद्र के पानी को काफी ऊंचाई तक उठा देती है, जो स्थल में प्रवेश कर जाता है। तो इस स्थिति को बोलते हैं सुनामी। तो स्थिति क्या है? सुनामी। सुनामी क्या है? किससे उत्पन्न होता है सुनामी? भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है सुनामी। तो आगे चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 हमारा मानसून हवाएं है। तो मानसून हवाएं किसकी कैसी हवाएं होती है? मानसून हवाएं है तो मानसून हवाएं मौसमी पवनें होती है। मानसून हवाएं क्या होती है? मौसमी पवनें होती है। मौसमी पवनें क्यों कहा गया मानसून हवाओं को? क्योंकि मानसून हवाएं मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। मानसून हवाओं को मौसमी पवनें क्यों कहा गया?
क्योंकि मौसमी जो मानसून हवाएं है मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। देखते हैं किस प्रकार दिशा बदलती है। जैसे एक तरफ जल होता है और एक तरफ क्या होता है, स्थल। जब स्थल पर सर्दी होती है, ठंड होती है, तो मानसून हवाएं चलती है स्थल से जल की ओर, स्थल से जल की ओर चलती है। स्थल पर ठंड हुई तो मानसून हवाएं चली जल की ओर, समुद्र की ओर। और यहीं पर देखते हैं हम एक तरफ जल लेते हैं और एक तरफ स्थल लेते हैं। जब स्थल पर गर्मी होती है तो मानसून हवाएं चलती है जल से स्थल की ओर। जैसे आप देखोगे कि जैसे गर्मी पड़ रही है वर्तमान में, तो समुद्र से पवनें उठकर स्थल की तरफ बढ़ रही है, जिनको हम बोलते हैं मानसून हवाएं, जो कहा जा रहा है कि जून के लास्ट में हमारे यहाँ पर प्रवेश कर जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 17, इससे आंसर क्या है इसका, मौसमी पवनें। मानसून हवाएं मौसम के अनुसार दिशा बदलती है, दिशा बदलती है मानसून हवाएं मौसम के अनुसार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करते रहना अपनी कॉपी में, और आपको 5000 क्वेश्चन नोट करने हैं और अच्छी तरीके से याद करना है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपके एग्जाम से ही, जो एग्जाम हो चुके हैं उनसे उठाकर लेकर आए हैं। तो उसमें विकिरण की गति होती है, तो ऊष्मा विकिरण होती है, वे चलती है प्रकाश के बराबर वेग से। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश का वेग, और प्रकाश के वेग के बराबर चलती है ऊष्मा विकिरणों की गति। किसने खोज की थी, किसने ज्ञात किया था प्रकाश का वेग? सर्वप्रथम रोमर। आपको याद रखना है कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो एक व्यक्ति थे रोमर। तो रोमर ने प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था। कितना होता है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी पर विश्व में 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट है। तो सबसे बड़ा हम देखते हैं क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार होता है एशिया महाद्वीप। मैं आपको क्षेत्रफल के अनुसार सातों के सातों महाद्वीप के क्रम लिखवाऊंगा। तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटा, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा, चौथा सबसे बड़ा। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो सबसे बड़ा है एशिया क्षेत्रफल के अनुसार, दूसरा सबसे बड़ा है अफ्रीका, तीसरा सबसे बड़ा है उत्तरी अमेरिका, चौथा सबसे बड़ा है दक्षिण अमेरिका, और 5वां सबसे बड़ा है अटलांटिक। छठा है हमारा यूरोप, और 7वां है ऑस्ट्रेलिया। यह है अंटार्कटिका, करेंगे हम अंटार्कटिका। तो इस तरीके से ये 7 महाद्वीप है क्षेत्रफल के अनुसार। तो 7 महाद्वीप है, सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल के अनुसार।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना आप लोग इनको, इसको सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और सबसे छोटा आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्र के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन 19 है हमारा, हमारी पृथ्वी को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है? हमारी पृथ्वी को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है? दोस्तों प्रत्येक जोन 15 डिग्री देशांतर पर स्थापित किया गया है। एक जोन 15 डिग्री देशांतर पर, अगला जोन फिर 15 पर, उससे अगला 15 पर, इस तरीके से हमारी पृथ्वी को समय जोनों में विभाजित किया गया है। तो 360 देशांतर होते हैं, 360 देशांतर, और एक देशांतर अर्थात 15 देशांतर पर एक जोन स्थापित किया गया है। 360 देशांतर होते हैं, 15 देशांतर पर एक जोन स्थापित किया गया समय जोन। तो कितने समय जोन होंगे संपूर्ण पृथ्वी पर? तो 15 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 24। 360 देशांतर होते हैं, 15 देशांतर पर एक समय जोन स्थापित किया गया है। तो हम 360 को यदि 15 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या आता है? 24। अर्थात हमारी पृथ्वी को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम आपको 5 क्वेश्चन देंगे, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखते हैं कौन बच्चा पांचों के पांचों आंसर सही दे पाता है। नेक्स्ट क्लास में हम उसका नाम बताएंगे, जो बच्चा पांचों के पांचों आंसर सही दे पाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसमें विधानसभा नहीं है? दोस्तों हमारे 28 राज्य है, तो 28 के 28 राज्यों में विधानसभा है। 28 के 28 राज्यों में विधानसभा है। लेकिन बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। केंद्र शासित प्रदेशों की दोस्तों वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो 8 में से सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ही विधानसभा है। और वो दोस्तों कौन है केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा है? 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन है हमें? तो देखते हैं दोस्तों हम, एक तो दिल्ली है, दिल्ली में विधानसभा है, एक पांडिचेरी है जिसमें विधानसभा है, और एक जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ही विधानसभा है। वो कौन कौन से है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी। तो आप देखते हैं दोस्तों आंसर क्या आने वाला है इस क्वेश्चन का? पांडिचेरी। तो है विधानसभा पांडिचेरी में, तो विधानसभा गठित है। गोवा भारत का राज्य है, तो इसमें तो अनिवार्य ही विधानसभा है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें भी क्या है? विधानसभा है। तो आंसर क्या आने वाला है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप में कोई विधानसभा नहीं है। दोस्तों अब 5 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देने हैं। हम 5 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। देखते हैं कौन बच्चा इन पांचों के पांचों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देगा, सही देगा। और हम कल इन पांचों के पांचों क्वेश्चन को बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखते हैं 5 क्वेश्चन कौन से हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? दोस्तों इसका आंसर आपको खुद देना है कमेंट्स बॉक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 22 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएगा?
अनुच्छेद 349, 350, 350 ए, अनुच्छेद 351। तो इसका आंसर भी आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। तो कौन होते हैं प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई? अमीनो अम्ल, डीएनए, आरएनए, नाइट्रोजन बेस। तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्लास में इसको हम बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तपेदिक, पीलिया, चेचक, मम्प्स। दोस्तों इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 25, 25 है हमारा, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन चितरंजन दास, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा लाला हरदयाल और चौथा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन लेकर आएंगे हम। तो धन्यवाद।